Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 38 on your book page number 119 and 120. Students, today we will discuss the topic ATP. What is ATP? ATP is also known as the cell's energy currency. इसको हम एनर्जी का यूनिट भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है ATP is abbreviated as the adenosine triphosphate. अगर हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन ATP। और रिसेंटली जो गुजरांवाला बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे गए हैं वो ये हैं, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP। स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है ATP का। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था डिफाइन ATP एंड राइट इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शंस जो हैं वो लिखें। थर्ड क्वेश्चन जो था, राइट टू फंक्शंस ऑफ ATP इन अ सेल। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ATP क्या होता है, एनर्जी इसमें कैसे स्टोर होती है। तो हमने देखा कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर हम इसको रिकॉल करें तो बच्चे हमने कहा कि हम ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। अब वो फूड जो है हमारी बॉडी में जाके उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जिसके रिजल्ट में ATP जो है वो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बच्चे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपकी बॉडी में, ये भी हमने डिस्कस किया था, टू फॉर्म्स में होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो वर्किंग आप कर रहे हैं उसमें यूज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी फ्यूचर यूज के लिए ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हो और आपको एनर्जी रिक्वायर है तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हमें ATP का मॉलिक्यूल, इसकी ब्रेकडाउन होगी और इससे एनर्जी रिलीज होगी। These key points we will discuss today in the topic of ATP. Who discovered the ATP? What is the role of ATP? And what is the biochemical composition of ATP? The first point is about discovery. Students, ATP was discovered in 1929 by Carl Lohmann. 1929 में एक साइंटिस्ट था कार्ल नोमन, उसने ATP को डिस्कवर किया था, ठीक है। ये आपकी बुक में ब्लॉक में लिखा हुआ है ये पॉइंट, और ये एग्जामिनर ने एक दफा MCQs की फॉर्म में पूछा था कि ATP को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और कौन सी डेट पे किया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल ऑफ ATP। बच्चे, ATP का क्या रोल है हमारी बॉडी में, इसको हम डिस्कस करते हैं। इन 1941 नोबेल प्राइज विनर फ्रिट्ज लिपमैन प्रपोज्ड द ATP टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल। बच्चे, 1941 में एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लिपमैन, उसने ये प्रपोज किया कि ATP जो है वो एक मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है सेल में। ये एक बेसिक एनर्जी का यूनिट है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, और जब हमें इसकी जरूरत होगी तो वो एनर्जी को ट्रांसफर भी करेगा। अब हम वन बाय वन इसके रोल्स को डिस्कस करते हैं कि ATP का हमारी बॉडी में क्या रोल है। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द मेन एनर्जी transfer molecule, as you know, for the majority of cellular functions. ये हमारी बॉडी में जो सेल में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ये ATP हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली द लार्ज मॉलिक्यूल्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। And these molecules are necessary for our life that are built from the smaller organic molecules. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनको आप जो है वो कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। बच्चे, न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या बिल्डिंग ब्लॉक है DNA और RNA का। न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, और न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में यूजुअली DNA और RNA होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम देखें जो मैक्रोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जाता है वो प्रोटीन है। तो बच्चे, ये कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सिंथेसिस होती है, और ATP इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है,
तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ना, वो जो सारा प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने का, उसके लिए एनर्जी चाहिए। डीएनए बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, आरएनए बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये सब की सब एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज द मूवमेंट। बच्चे एटीपी का रोल मूवमेंट में भी है। हम जो मूवमेंट करते हैं, हमारी मसल्स की एक्टिविटीज होती हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो डिफरेंट हमारी लाइफ एक्टिविटीज हैं जिनमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। तो मूवमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। द थर्ड रोल ऑफ एटीपी इज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स क्या होती है? न्यूरॉन्स एक्चुअली हमारी बॉडी में एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, एंड नर्वस सिस्टम एज यू नो कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो न्यूरॉन्स जो है वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन के अलोंग ट्रेवल करती हुई जाती है और मैसेज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये जो ट्रांसमिट हो रही है नर्व इम्पल्स, आपकी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है, और वो एनर्जी भी हमें एटीपी ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एटीपी इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। As you know, in the fourth chapter we have already discussed about active transport. बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स ने लो से हाई कंसंट्रेशन में जाना होता है तो उसके लिए एनर्जी लगाना पड़ती है, ठीक है, और वो एनर्जी भी एटीपी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड लास्ट रोल ऑफ एटीपी इज द एक्सोसाइटोसिस एंड द लास्ट वन इज द एंडोसाइटोसिस। ये भी हमने फोर्थ चैप्टर में एक्सप्लेन करके पूरा मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस मीन आउटसाइड द सेल। अगर आपने किसी मटेरियल को बेचना है तो वो भी एनर्जी, उसको भी एनर्जी रिक्वायर होगी। एंड एंडो मीन इनसाइड एंड साइटोसिस मीन सेल्स। और अगर आपने सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल या कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। तो ये इन दोनों प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एटीपी इनको प्रोवाइड करता है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि एटीपी होता क्या है, इसका एब्रीवेशन क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इस काम में जो है वो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट कौन से थे, उन्होंने इस बारे में क्या बताया था, और इसके अलावा हमने वन बाय वन एटीपी का रोल डिस्कस किया। ये सब के सब फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में हो रहे हैं जिनके लिए एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी ये फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट इज द बायोकेमिकल कंपोजिशन। अब हम इसमें देखेंगे कि एटीपी की कंपोजिशन क्या है। बच्चे, एटीपी इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने आपको भी यहां पे डिस्कस किया कि डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो बेसिकली एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। बच्चे, न्यूक्लियोटाइड एक स्मॉलर यूनिट है। जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, और न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है? डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड इसी की जो है वो फॉर्म्स है। तो इसमें हमने बात की न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका? डीएनए और आरएनए का। एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली द इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लिविंग थिंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए एक इसेंशियल पार्ट है। एंड एटीपी इज द न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। बच्चे, एटीपी के पास ये एबिलिटी होती है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को रिलीज करता है ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, रिलीज भी करता है। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बच्चे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो ये जो जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है, हम अब इसके पॉइंट वन बाय वन देखते हैं। ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज द 3 सब यूनिट्स। एटीपी का मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो उसके लिए हमें 3 यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 सब यूनिट्स की। फर्स्ट वन इज द एडेनिन, सेकेंड वन इज द राइबोस, एंड द थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप्स। बच्चे, इसके स्ट्रक्चर के लिए हमें एक एडेनिन चाहिए होती है, वो हम इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। दिस इज द एडेनिन। एडेनिन एक डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है, ठीक है। ये किसके साथ अटैच है? ये एक पेंटोज 5 कार्बन शुगर होती है जिसको राइबोस कहते हैं, इसके साथ अटैच है। एक्चुअली जो बैकबोन प्रोवाइड कर रहा है ना एटीपी के स्ट्रक्चर को, वो राइबोस है, और राइबोस के साथ जो है वो बाकी के सब यूनिट्स अटैच है। जैसे कि एडेनिन एक नाइट्रोजनियस रिंग है, डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है,
इसके अलावा इसके साथ 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो इसको हम पेंटोस या 5 कार्बन शुगर कहते हैं क्योंकि इसके 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5, और इसके साथ कार्बन अटैच होती है। तो ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एटीपी का। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको पेपर में आएगा तो आपने इसको इस डायग्राम के थ्रू अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो ये 3 सब यूनिट्स हैं, एडेनिन, राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। ये एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज द एडेनिन, अ डबल रिंग्ड नाइट्रोजनियस बेस। इस तरह से ये एक डबल रिंग्ड नाइट्रोजनियस बेस होती है। सेकेंड वन इज द राइबोस, 5 कार्बन शुगर। यहां पे एक 5 कार्बन शुगर आपको राइबोस नजर आ रही होगी। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। यहां पे आपको 3 फॉस्फेट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जो कि लीनियर चेन में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब हम फर्दर नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ किसके थ्रू, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। इस साइन को क्या कहते हैं, ये एटीपी का मॉलिक्यूल एनर्जी कैसे रिलीज करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका क्या रोल है। तो ये सब के सब पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। बच्चे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इतना स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम और एडेनिन का, इसको एडिनोसिन भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको एरो के थ्रू शो करवाया कि राइबोस और एडेनिन, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ना देखें, राइबोस और एडेनिन को देखें तो इतने स्ट्रक्चर को एडिनोसिन कहते हैं। अगर मैं इसके साथ एक फॉस्फेट भी ऐड कर लूं, ये 2 फॉस्फेट्स जो हैं इसको हम निग्लेक्ट कर दें अभी, तो एक फॉस्फेट राइबोस और एडेनिन, ये हमारे पास बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन्स 1, यानी कि इसमें एक फॉस्फेट है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर हम इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच कर दें तो हमारे पास जो चीज आएगी वो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी इतना स्ट्रक्चर जो आएगा हमारे पास वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एंड डाई मीन्स 2, यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट होगी। अगर हम इसमें इसका भी एडिशन कर देते हैं 3rd फॉस्फेट का, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करते हैं।